राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन अयम तरफ से जो आयोजित किया हुआ आयुर्वेद अभ्यसनम है, उसका अगले पड़ाव पे सभी सभी गुरु जी का और हमारे कार्यक्रमों का आज मैं डॉक्टर गाइड कार्यक्रम सुसंचालन कर मुझे अवसर हमें जी, आपका आपके कवरेज का प्रॉब्लम धन्यवाद है। करेंगे हमें जी, मेरी आपसे। हमें जी, आप फिर एक बार हेलो। शुरू की। हाँ कवरेज हाँ का सर। प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ, ये तो आता आवाज। ये तो है, अभी पण आ रही है आवाज कवरेज सर? मध्ये या पुन्हा एकदा। यस। आलंच। हाँ, करा सुरू। अभी आ रही है आवाज सर? यस। आ रही आ रही। हाँ। आज 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 के कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने का मुझे डॉक्टर अमेय गाइधनी मुझको अवसर मिला है। मैं आप सभी का मन से आप सभी का मन से अनुमोदन करता हूं कि आप सबसे पहले धन्वंतरि स्तवन से इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। तो आप सबसे पहले हम आज धन्वंतरि स्तवन शुरू करेंगे। कृपया आप सारे धन्वंतरि स्तवन करेंगे हमारे साथ। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुक परिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगणवनं प्रौढदावाग्निलीलम्। धन्वंतरी भगवान को प्रणाम। आज आरोग्य भारती पश्चिम विभाग महाराष्ट्र पश्चिम प्रांत राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन आयोजित आयुर्वेद अभ्यसनम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम के केंद्र अधिकारी श्रीयुत प्रवीण प्रभाकर जी हमें आज अ, हमारे साथ आज कार्यक्रम के उद्घाटक के रूप में उपलब्ध है। मैं आपको उनका संक्षिप्त परिचय करा देता हूँ। प्रवीण प्रभाकर जी राष्ट्रीय पर्यावरण प्रमुख है। वो सह राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है आरोग्य भारती के। तथापि वे संपादक मंडल सदस्य है आरोग्य संपदा के, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य पत्रिका है केंद्र रांची झारखंड से। और प्रवीण प्रभाकर जी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता थे 2014 से 2019 तक। वे आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है। वे द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित संघ शिक्षा वर्ग के सदस्य है। वैसे ही वो उन्होंने राम भाऊ मालगी प्रबोधिनी में राष्ट्रीय परिषद में प्रतिनिधित्व किया हुआ है। वैसे ही वे झारखंड आंदोलनकारी है, जिसमें झारखंड राज्य के निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका थी। हाँ, मैं आज के कार्यक्रम के प्रमुख उद्घाटक श्रीयुत प्रवीण प्रभाकर जी को अनुमोदन विनंती करता हूं कि वो हमें दो मार्गदर्शन करें और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। प्रवीण सर जी नमस्ते। प्रवीण सर। प्रवीण सर। प्रवीण सर। आवाज जा रही है? प्रवीण। जी जी, आवाज जा रही मेरी? हाँ सर। हाँ हाँ जी जी, सर आ रही है। नमस्कार। आ रही है। सबको सबको मेरा नमस्ते नमस्कार सर। है। जी जी। जी और मैं आ, आज के कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ सबको। जी। सर आपसे विनती आवाज है, आप मार्गदर्शन पर कुछ हमें मार्गदर्शन करें और कार्यक्रम का उद्घाटन हो ऐसे घोषित करें।
चलिए आज जी का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। मैं जी इस युग तो नहीं कि आप लोग के सामने इसका उद्घाटन करो, हम सब मिलकर आज इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और आप बताएं कहाँ से शुरू करूं, आप जैसे बोले फिर वहां से मैं शुरू करूंगा। कुछ सब्जेक्ट आप रखें, उसके बाद मैं शुरू कर देता हूँ। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आज के मैं श्रीयुत प्रवीण प्रभाकर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। तो अभी आज के कार्यक्रम के जो प्रमुख वक्ता है, डॉक्टर डॉक्टर पराग कुलकर्णी सर, इनका स्वल्प परिचय करा देता हूँ। डॉक्टर पराग कुलकर्णी सर DY पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर है। वैसे ही उन्होंने MD केरल से को एर्ना गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एर्नाकुलम से किया। उनको उन्होंने वो PhD स्कॉलर है। वैसे ही उन्हें 15 साल का दीर्घ क्लिनिकल प्रैक्टिस का आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस का प्रदीर्घ अनुभव है। मैं पराग सर से विनंती करता हूं कि वे अपने आज के विषय की शुरुआत करें। डॉक्टर पराग कुलकर्णी सर। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर पराग कुलकर्णी, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा पुणे। मैं श्रीयुत प्रवीण प्रभाकर जी और डॉक्टर अमय गादिनी, इनका आभारी हूँ। उन्होंने अभी कार्यक्रम की शुरुआत की है। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड विद आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स। सो हम उसके रिगार्ड में अभी देखते हैं कि जो आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स है उसमें हम कहाँ तक जाते हैं। जैसे मुझे पहले जानकारी मिली थी, जो बताया गया था उस हिसाब से हम अभी आज जो देखने जा रहे हैं आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक, जैसे हम कहते हैं रसशास्त्र, जो विषय है उसमें एक टॉपिक दिया गया नए सिलेबस के हिसाब से है स्नेह कल्पना। उसको हम थोड़े समय में जानकारी उसकी प्राप्त करते हैं। मैंने ये आज का जो टॉपिक बनाया है वो सेकेंड ईयर BMS के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि उनको किस तरीके से नया सिलेबस है तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कितना फोकस देना है। तो अगर इसमें जो फैकल्टी है, प्रैक्टिशनर्स है और या फिर PG स्कॉलर्स है, PhD स्कॉलर्स है, उनको ऐसे लग सकता है कि ये बहुत बेसिक है, बट मेरा जो मुझे जानकारी मिली थी कि ज्यादातर सेकेंड ईयर BMS स्टूडेंट्स है, तो मैंने उस हिसाब से बनाया है। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इट इज एन स्नेह कल्पना। If we want to shortly elaborate about the Sneha Kalpana, we can say that Ayurveda's most intelligent medicine. Why I'm saying it like, because अगर हम अच्छे से समझते हैं तो जहाँ पे हमारी रेगुलर औषधियाँ जो डोसेज फॉर्म है वहाँ पे खत्म होती है या जहाँ पे रुक जाती है चिकित्सा का प्रयोग करते समय रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ हम स्नेह कल्पना से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द स्नेह कल्पना and why I'm saying that it is a most intelligent medicine. So while concluding this session, we can discuss on it. Is it really an intelligent medicine or it is not yet, and we have to prove it that it is an intelligent medicine. So let's begin with what exactly the स्नेह कल्पना। कल्पना के बारे में आप सबको पता होगा। कल्पना मीन्स द डोसेज फॉर्म। आयुर्वेद में डिफरेंट डोसेज फॉर्म बताए गए हैं। जैसे हम शुरुआत ही करते हैं तो पंचविध कषाय कल्पना आती है, फिर उसकी उपकल्पना आती है। तो कल्पना मीन्स द डोसेज फॉर्म इन विच फॉर्म वी आर गिविंग द मेडिसिन टू द पेशेंट। तो उन सबको उस डोसेज फॉर्म को हम कल्पनाएं कहते हैं। कल्पनाएं मतलब विविध स्वरूप। तो एक स्वरूप है, उसमें हम स्नेह कल्पना की आज बात कर रहे हैं। तो हम पहले देखते हैं व्हाट इज स्नेह। तो थोड़ा हम समझते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली द स्नेह। तो आप सब छात्र जो है वो संस्कृत पढ़ चुके हैं, सबको पता है, तो हम सिर्फ थोड़ा सा उसका बेस लेंगे समझने के लिए। स्नेह ये वर्ड जो है हम बहुत सामान्य तौर पे यूज करते हैं, बट उसका मीनिंग बहुत बड़ा है। या फिर हम कह सकते हैं बहुत घनिष्ठ है अगर हम उसको हमारी डे टू डे लाइफ में अच्छे से समझ के प्रयोग करें।
तो स्नेह इस धातु से अय प्रत्यय लगने से स्नेह होता है। तो ये स्नेह धातु का मीनिंग होता है कि अफेक्शन, अटैचमेंट, या फिर आलिंगन देना, चिपकना, उसमें आने वाला स्टिकीनेस। तो ये सब एग्जैक्टली क्या मीनिंग करते हैं? तो ये मीनिंग करते हैं कि हम किसी भी चीज में, कोई भी, मतलब अदर देन द मेडिसिन ऑल्सो, कहीं पर भी अगर ये जानना चाहते हैं कि कोई दो चीज एक साथ आए, तो वहां पे स्नेह होना चाहिए। दो व्यक्तियों में, दो वनस्पतियों में, दो कोई भी, तो कॉम्बिनेशन अगर हमें बनाना है तो वो स्नेह युक्त होना चाहिए, मतलब उनमें खुद में एफिनिटी होनी चाहिए एक दूसरे के साथ में आने के लिए। तो यही से ये स्नेह कल्पना का हम कह सकते हैं एक अलग इम्पोर्टेंस हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि स्नेह एग्जैक्टली कैसे काम करता है, या स्नेह के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं। तो बिफोर गोइंग टू स्नेह कल्पना, हम अगर थोड़ा ये जानते हैं कि स्नेह मतलब चतुर्विध स्नेह ज्यादातर हमारे संहिताओं में बताए गए हैं। उस पे भी अगर हम स्पेसिफिक प्रैक्टिस ओरिएंटेड देखें, तो मैक्सिमम घृत और तैल इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दोनों स्नेह है, या फिर वसा और मज्जा भी है, तो अगर हम इनका भी ध्यान देते हैं तो ये स्नेह कल्पना है, हम अदर देन स्नेह कल्पना भी इसको यूज करते हैं अलग अलग जगह पे। मतलब कई बार हम अनुपान के तौर पे यूज करते हैं, कई बार अभ्यंग के लिए यूज करते हैं, पंचकर्म के अलग अलग प्रयोग के लिए करते हैं। तो वहां पे उसका पेशेंट को देने के लिए जो उद्देश्य है, जो उसका प्रयोजन है, वो अलग है। बट जब हम उसको स्नेह कल्पना के तौर पे बना रहे हैं, तो वहां पे खास तौर पे हमें देखना है कि वो किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि उसके बनने की प्रोसेस ही उसको यूज करने के लिए हमें नॉलेज देती है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्टली समझते हैं कि स्नेह कल्पना क्या होता है। अभी मैंने ये जो पॉइंट बनाया है, ये एनसीआईएसएम के सिलेबस के हिसाब से बनाया है। तो अकॉर्डिंगली हम इस अभी के सेशन में ये पॉइंट कवर करेंगे कि हम कंसेप्ट थोड़ी सी समझ लेते हैं, क्या एग्जैक्टली डेफिनेशन है, उसमें क्या बेसिक चीजें होती है जिससे हम स्नेह कल्पना बना सकते हैं, मेथड क्या होती है। उसमें एक सब हम कंसेप्ट आती है मूर्छना की। तो वो एग्जैक्टली क्या होता है वो समझेंगे। उसी के साथ में टाइप स्नेह पाक के है कि ये प्रोसेस होती है उसको स्नेह पाक कहते हैं, और उसके क्या प्रकार होते हैं। जो कल्पनाएं होती है अलग अलग प्रकार की, भैषज कल्पना में जो बताए हुए, या फिर अर्थशास्त्र में, तो उसको हम एक पैरामीटर से अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये कौन कौन से पैरामीटर है उसको कहते हैं सिद्धि लक्षणा, वो हम देखेंगे। ये पूरी प्रोसेस में, पूरे इसमें टेम्परेचर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आजकल हम एनसीआईएसएम के सिलेबस के पॉइंट से देखते हैं तो हर जगह पे हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू टेम्परेचर का रोल क्या है, ये हमें समझना है। देन शेल्फ लाइफ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल अप्रोच की शेल्फ लाइफ क्या होती है, और तैल और घृत या फिर स्नेह कल्पना की एग्जैक्टली क्या होती है वो देखेंगे। और एक कंसेप्ट आती है आवर्तन कंसेप्ट, तो उसको थोड़ा सा समझेंगे, और आजकल उसके रिगार्डिंग क्या रिसर्च हो रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, ये चीजों पे हम फोकस करेंगे। तो शुरुआत में हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो कोई भी कल्पना हो, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस कल्पना का बनने का विधि कैसे है, उसको क्या बताया है। तो डेफिनेशन वाइज हम ये कह सकते हैं द स्नेह कल्पना इज क्लासिकल आयुर्वेदिक मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग मेडिकेटेड लिपिड्स। Medicated lipid means chaturvid sneha. By boiling them with herbal paste, we can say it as kalka, and liquid, which may be any type of dravadravya, kvat, swaras, anything, under mild heat. So मंद अग्नि पे हमें उसको बनाना है, with for which purpose we are doing it, to extract the active principles of herbs, which are basically lipid solubles. तो ये उसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, जो कि हमें एग्जाम में लिख भी सकते हैं, और हमें अगर किसी को बताना है कि व्हाट एग्जैक्टली स्नेह कल्पना, हम ये बता सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा रुक के कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। सबसे पहला ये हमें देखना है कि व्हाई आचार्य नीड स्नेह कल्पना इफ दे आर हैविंग पंचविध कषाय कल्पना, व्हाई एंड दे आर ऑलरेडी यूजिंग चतुर्विध स्नेह इन a different form, why they thought that we have to use this in a different thing। तो उसके कई सारे रीजंस आते हैं। सबसे पहले कि पंचविध कषाय कल्पना को एक लिमिटेशन है। विच टाइप ऑफ लिमिटेशन? कि पंचविध कषाय कल्पना ये शेल्फ लाइफ वाइज बहुत शॉर्ट होती है, हमें 24 आवर्स में ही उसको यूज करना है, इफ वी आर नॉट एडिंग एनी टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स।
तो ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं दशमूल क्वाथ, मैंने बनाया, मैंने रुग्ण को दे दिया, बट मुझे अगर वो लंबे समय तक देना है और ऐसे देना है कि बार बार ये बनाने की झंझट ना हो, और उसमें कुछ एड ऑन चीजें भी आ जाए, जैसे उसके इफेक्ट और बढ़ाने हैं, तो ऐसे में आचार्य ने सारे आचार्यों ने ये सोचा कि उसको हम कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने स्नेह कल्पना ये मेथड आगे लाई। सिमिलरली उन्होंने अलग अलग कल्पनाएं भी डेवलप की है, बट मेनली हम बात अभी कर रहे हैं स्नेह कल्पना। तो इसीलिए मेन उद्देश्य था कि एक शेल्फ लाइफ बढ़ाए, पोटेंसी बढ़ाए, उसका काम करने का जो तरीका है उसको और चौगुना बढ़ाए। तो ये ध्यान में रखते हुए स्नेह कल्पना शुरू हुआ। अभी इसको थोड़ा मॉडर्न एस्पेक्ट से हम समझते हैं कि वाई वी आर फोकसिंग इट, मतलब आचार्य ने ये जो कल्पना बनाई है, इट इज सो ऑथेंटिक एज वेल एज इट इज सो साइंटिफिक, कि आज की डेट में, आज के साइंस में, नए फार्मास्यूटिक्स में भी वो वैलिड है। नया फार्मास्यूटिक्स क्या देखता है, उनको क्या चैलेंजेस आ रही है, दे आर फेसिंग द चैलेंजेस दैट दे आर एक्सट्रैक्टिंग द एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ हर्ब्स एंड दे आर ट्राइंग टू गिव द पेशेंट्स। ओके, बट वहां पे इशू ये आ रहा है कि हम कोई भी एक्टिव प्रिंसिपल को ऐसे एक्सट्रैक्ट करके अगर पेशेंट को दे रहे हैं, तो वो पेशेंट के शरीर में जाता तो है, बट क्या वो उस सेल लेवल पे जाके काम नहीं कर पा रहा है, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर कैरियर्स टू कैरी दैट एक्टिव प्रिंसिपल टू द एंड थिंग, एंड सेल। तो ये यहाँ पे वर्कआउट करता है कि जब हम उसको लिपिड मीडिया मीन्स जो स्नेह कल्प है उसके साथ में अब ये हम उसके एक्टिव प्रिंसिपल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये लिपिड विल एक्ट एज अ ड्रग कैरियर। And why it is like that? Because lipids have more affinity to penetrate to the cell membrane, or we can say the cell means into the tissue or cells or any type of organ system. They can have the ability to penetrate it. Even they can cross the blood-brain barrier also. Many of the modern science medicines are having issues to cross it, because lipid media and alcohol media only can cross the blood-brain barrier. सो इन दिस सिचुएशन ये बहुत तरीके से बनाई हुई कल्पनाएं हम वहां पे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये उसका उद्देश्य था स्नेह कल्पना बनाने का, कि जो भी हमारे हर्ब्स है उनका एक्टिव प्रिंसिपल जो भी है, खास तौर पे जो लिपिड सोल्यूबल है, क्योंकि अगर हम काढ़ा बना रहे हैं तो एक हर्ब हमने लिया, फॉर एग्जांपल दशमूल की बात करते हैं, तो उस दशमूल में कुछ एक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि जो वाटर सोल्यूबल है, लेकिन कुछ एक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो लिपिड सोल्यूबल है। दे आर नॉट गोइंग टू एक्सट्रैक्टेड इन द वाटर मीडिया। सो ऐसे में हम कितना भी काढ़ा करके उनको दे दे, वो एक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं बाहर आएंगे। सो फॉर दैट पर्पज व्हेन वी आर यूजिंग स्नेह इन दैट प्रोसेस, तो जो एक्टिव प्रिंसिपल्स लिपिड सोल्यूबल है वो उसमें आ जाते हैं एंड देन इट स्टार्ट वर्किंग। सो इसीलिए ये स्पेसिफिक मोड ऑफ कल्पना बनाई गई है। तो अभी हम ये थोड़ा सा इलेबोरेटली समझते हैं कि एग्जैक्टली ये रेशो क्या है, उसमें कल्प एग्जैक्टली क्या काम करता है, द्रव्य द्रव्य का रोल क्या है, ये एक एक करके समझते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि एम्स क्या है स्नेह कल्पना की, क्यों बनाया गया था आचार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट नाउ अडेज हम जो साइंटिफिक रिसर्च ओरिएंटेड अभी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो हमें ये इस्टेब्लिश भी करना होगा मॉडर्न साइंस को या मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स को, कि व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग स्नेह कल्पना, और एग्जैक्टली स्नेह कल्पना का एम क्या है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, जो जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था, कि इट इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन पर्पज। जो भी एक्टिव प्रिंसिपल्स है लिपिड सोल्यूबल, या हम उसको लिपो लाइपोफिलिक कहेंगे, कि जो इजीली लिपिड्स में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं, और ऐसे जो वाटर सोल्यूबल भी है जिसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, ये दोनों एक्टिव प्रिंसिपल्स को निकालने की मेथड है, बिकॉज वी आर यूजिंग द्रव द्रव्य आल्सो एंड वी आर आल्सो यूजिंग लिपिड मीडिया दैट इज स्नेह। सो इन दोनों हम एक साथ में कर रहे हैं, तो दोनों चीजें हो रही है कि वाटर सोल्यूबल एक्टिव प्रिंसिपल्स एंड लिपिड सोल्यूबल एक्टिव प्रिंसिपल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इससे और क्या होता है, तो इससे ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है। व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी, मतलब जितना ड्रग हमने शरीर में भेजा है, क्या उतना का उतना काम कर रहा है डिसीज को हटाने के लिए, संप्राप्ति को भंग करने के लिए। तो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाना, मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका पाचन अच्छे से हो।
जब हम घी को या स्नेह को बना रहे हैं तो हम मंदाग्नि पे धीरे धीरे उसको पका रहे हैं। तो ये अग्नि संस्कार की वजह से पेनिट्रेटिंग पावर घी की बढ़ती है। अगर हम सब अच्छे से थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें तो बच्चों में जो हम कहते हैं कि नया जन्म लिया हुआ बच्चा होता है उसको भी घी साथ में है, जन्म से ही घी साथ में होता है। व्हाई इट इज लाइक दैट? बिकॉज इट एब्सॉर्ब इजीली इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ ऑल्सो। हमारा गट उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, अंदर तक लेके जाता है। सिमिलर वे अगर हम उसी में दवाइयों को बना रहे हैं तो वो दवाइयाँ भी अच्छे से शरीर में हर एक जगह पे जाने के लिए अवेलेबल हो जाती है। सो इससे जो ड्रग का एब्सॉर्प्शन है वो बढ़ता है। मैंने जैसे लास्ट टाइम मतलब इसमें बताया था कि पोटेंसी भी हम बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं पोटेंसी? हम ये स्नेह द्रव्य को एक योगवाही की तौर पे यूज करें। व्हाट इज योगवाही? तो योगवाही मतलब कि जो अपने खुद के गुणधर्म के साथ दूसरों के गुणधर्म को साथ में लेके आगे चला जाए। अगर हम योगवाही की बात करें तो योगवाही नथिंग बट हम उसको दूसरा नाम स्नेह दे सकते हैं। क्योंकि स्नेह यही काम करता है। स्नेह मतलब प्रेम, या हम कह सकते हैं अटैचमेंट, कि हम अपने साथ में लोगों को लेके जाने। तो वही काम घी यहाँ पे कर रहा है, तेल यहाँ पे कर रहा है कि वो ड्रग्स के एक्टिव प्रिंसिपल को अपने साथ में लेके अपनी भी क्वालिटी और उसकी भी क्वालिटी कैरी कर रहे हैं। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो वात और पित्त प्रधान डिसऑर्डर्स जो होती है वहां पे ये बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है। कफ में भी करता है बट वहां पे डिपेंड करता है कि अग्नि कितना अच्छा है। बट वात और पित्त में ज्यादातर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पैलेटेबिलिटी का मैंने पॉइंट ऐड किया है। दैट माइट बी little bit controversial, that some people say that how ghee and oil will be palatable, but that point is in a futuristic way। कैसा मैं बताता हूँ कि पैलेटेबल तो एज सच नहीं है घी, हम ऐसे बहुत लोगों को पसंद नहीं है। स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो पित्त प्रधान प्रकृति वाले जो लोग होते हैं वो घी को लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसका विस्त्र गंध जो होता है पित्त का, उसकी वजह से वो दिक्कत आती है। बट अगर हम अच्छे से रस वाइज देखते हैं तो घी में नेचुरल मधुर रस होता है। तो तिक्त प्रधान रस जो होते हैं उसको वो एक कवरिंग करता है। दूसरी चीज, मैंने जैसे बताया कि फ्यूचरिस्टिक वे हमें ऐसे इसलिए देखना है कि क्या हम ये बनाया हुआ घी है उसको एक नैनो डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आज की नई फार्मास्यूटिक्स यहाँ पे वर्क कर रही है इन डिफरेंट वे, जो फैट सोल्यूबल नैनो पार्टिकल बना रहे हैं। तो क्या हम हमारे ही सिद्ध स्नेह को उस लेवल पे लेके जाए और उसके कुछ तरीके से हम उसको यूज करें? तो जैसे अगर हम आवर्तित घी या तेल यूज करते हैं तो उसकी कम डोज में भी रिजल्ट उतने ही अच्छे आते हैं। तो वो उसकी पैलेटेबिलिटी इंप्रूव कर सकती है डोसेज फॉर्म, या फिर हम उसको कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट जेल कैप्सूल। देन आगे का हम अगर बात करते हैं तो स्टेबिलिटी वाइज कि ये जो स्टेबिलिटी है इन विच फॉर्म की मेडिसिन के एक्टिव प्रिंसिपल्स लंबे समय तक घी में उतरते हैं तो वैसे ही रहते हैं। अगर मैंने क्वाथ बनाया तो वो क्वाथ में इतने लंबे समय तक नहीं रहते, वो खराब होना शुरू हो जाते। बट वहीं पे अगर हम वो लिपिड में रहते हैं तो लिपिड मीडिया में वो लंबे समय तक कैरी रहते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो इसीलिए ये सारे मेन उद्देश्य है जिससे स्नेह कल्पना बनाई जाती है या बनाना शुरू किया है। अभी हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये सब हम देख तो रहे हैं बट उसको बनाना कैसे है, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, एक रेसिपी जो होती है वो क्या है, तो वो समझते हैं। क्लासिकल रेफरेंस है उसके लिए फ्रॉम द बिगिनिंग, चरक संहिता के टाइम से उसके रेफरेंसेस है। तो मैंने सिर्फ दो ही रेफरेंस आपके सामने रखे हैं। वास्तविकता में सारी संहिताओं में इसका उल्लेख है, काश्यप संहिता में भी है, लेकिन हम सिर्फ कुछ रेफरेंस देखते हैं जो कि सिलेबस पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट है चरक कल्पस्तान में बताया गया है कि जल स्नेह औषधानाम तु प्रमाणम यत्र नीरतम, कि अगर मुझे स्नेह कल्पना बनानी है, स्नेह बनाना है, तो उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट क्या होंगे? तो उसमें रहेगा जल, स्नेह और औषधि। ये तीन चीजें उन्होंने फर्स्ट स्टांजा में बताई है। जल रहेगा, स्नेह रहेगा, औषधि रहेगी। तो ये किस प्रमाण में लेने हैं तो उन्होंने नेक्स्ट लाइन में बताया तत्र औषधात् स्नेह स्नेहात् तोयम चतुर्गुणम। मतलब उसमें क्या करना है कि औषध से स्नेह, स्नेह से तोय मतलब जल या द्रव द्रव्य, ये 4 टाइम्स होना चाहिए।
तो सबसे पहले औषधात मतलब औषधि द्रव्य एक पार्ट अगर मैंने लिया तो उसके 4 टाइम्स स्नेह हो गया, स्नेह के 4 टाइम्स द्रव द्रव्य हो गया। तो ये उन्होंने सिंपल फॉर्मूला बताया। फिर से मैं ये बताऊंगा कि दिस स्नेह कल्पना इज वेरी मच साइंटिफिक। व्हाई आई एम सेइंग साइंटिफिक? द साइंटिफिकनेस इज इन सिद्धांत। आयुर्वेद में जहां जहां पे भी स्नेह कल्पना बनाने का उल्लेख आया है, आप अच्छे से मॉनिटर करो, हर एक संहिता के कालखंड को भी ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने सेम रेशो रखा है हर एक संहिता में। आप सभी संहिताएं देखो, हार्डली, ये एक बेसिक है, मतलब जहां पे अगर कोई फॉर्मूला स्पेसिफिकली मेंशन है तो वहां पे अलग रेशो आता है, बट जहां पे कोई फॉर्मूला नहीं बताया तो ये हमें बेसिक रेफरेंस यूज करना है, जिसे परिभाषा कहते हैं। तो हम इस परिभाषा को इस्तेमाल करेंगे। तो ये चरक में, सुश्रुत में, अष्टांग हृदय में, अष्टांग संग्रह में, शारंगर में, सभी जगह पे एक ही है। तो जब कोई चीज सभी एंगल से एक जैसी होती है उसको सिद्धांत कहते हैं, जो बदला नहीं जा सकता। वही इन लोगों ने उस टाइम पे बनाया था, वही इस्तेमाल किया था। तो सिमिलरली शारंगर संहिता, जो कि आज की डेट से थोड़ा नजदीक की संहिता है, अगर हम उसका देखते हैं, और ज्यादातर भैषज्य कल्पना में उसके रेफरेंस हम देखते हैं सिलेबस पॉइंट, उसका रेफरेंस क्या कह रहा है? कलकत चतुर्गुणी कृत्यम घृतम वा तैलमेव वा। और मतलब कल्क से चतुर्गुण लेना है। क्या लेना है? घृत और तेल। वा भी लिखा है दो जगह पे, मतलब क्या? घृत ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, और दूसरे जो भी स्नेह द्रव्य है, ऐसे उन्होंने कहा है। दूसरे मतलब मज्जा और वसा। तो चतुर्गुण द्रव्य मतलब पहले तो कल्क से 4 टाइम्स हमें स्नेह लेना है, और उसके स्नेह से 4 टाइम हमें द्रव्य लेना है। तो ये रेशो उन्होंने भी सेम बताया है। इवन उन्होंने यहाँ पे उसकी मात्रा भी बताई है। अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज ओनली रिलेटेड व्हेन, जहाँ पे कोई रेफरेंस मेंशन नहीं है कि कितने, मतलब अगर वैशज्य कल्पना या किसी में अगर मेंशन किया है कि ये कल्प बनाना है, और उसमें उन्होंने रेशो नहीं दिया है इंग्रेडिएंट के, तो वहां पे हमें इस रेफरेंस को यूज करना है। वही वैसे ही जहां पे घृत तेल की इंटरनल कंजम्पशन की कोई मात्रा का उल्लेख नहीं है, वहां पे उन्होंने एक पल मात्रा में लेना है, ऐसे बताया है। इसीलिए इसको हम जनरलाइज नहीं कह सकते। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ कहाँ पे रेफरेंस है? मैंने जैसे पहले बताया आपको, चरक में है, सुश्रुत में है, अष्टांग संग्रह में, शारंगर में, अष्टांग हृदय में भी है। अभी ये देखते हैं एग्जैक्टली इसको समझा कैसे। सेकेंड ईयर बीएमएस के स्टूडेंट जो है, उनके लिए मैंने ये स्लाइड खास तौर पे बनाई, क्योंकि मैंने आज तक जितने स्टूडेंट को पढ़ाया है, उनके साथ बातचीत की है, तो समझ में आता है कि इनको ये चीजें ना याद नहीं रहती, भूल जाते हैं, या यही चीजें जब हम पूछते हैं तो वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाते। तो इसीलिए इस अगर हम इस फॉर्मेट में हम उसको हमारे किताब में लिखते हैं, नोटबुक में लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं या चार्ट बनाते हैं, तो ये समझ में आता है। तो कभी भी अगर हम कलरफुल डायग्रामेटिक और फ्लो चार्ट में पढ़ाई करते हैं, नंबर्स है जहाँ पे उसका चार्ट बनाते हैं, तो वो हमारा ब्रेन जो है उसको अच्छे से कैप्चर करता है। अगर हम रटी रटाई लाइन बार बार देखेंगे तो जब तक हम देख रहे हैं तो हमारी मेमोरी बहुत सुपरफिशियल होती है, वो तुरंत हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा इस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है। तो इसमें क्या दिया है, जैसे मैंने बताया कि कल्क औषधि द्रव्य मतलब कल्क, जो भी औषधि द्रव्य बताया गया है वो कल्क फॉर्म में लेना है, इसीलिए उसको कल्क लिखा है। वो एक पार्ट लेना है। उसके बाद स्नेह होता है, तो स्नेह हमें कल्क से 4 पार्ट लेना है, और द्रव द्रव्य स्नेह से 4 पार्ट लेना है। तो अगर मुझे कोई सिद्ध स्नेह करना है और मेरे पास कोई औषधि है, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मी घृत बनाना है, तो मैंने ब्राह्मी का कल्क लिया, वो एक पार्ट लिया। मुझे घृत बनाना है ब्राह्मी का, तो मैंने वो घृत लिया। ब्राह्मी का कल का मैंने एक पार्ट लिया, तो मैंने घृत 4 पार्ट लिया, उसके 4 टाइम्स जैसे बताया, कल का चतुर्गुणी। एंड उसके 4 टाइम्स हमें द्रव द्रव्य लेना है, मतलब यहाँ पे द्रव द्रव्य होगा ब्राह्मी स्वरस। तो मैंने फिर स्नेह से 4 टाइम मतलब 16 टाइम ब्राह्मी स्वरस दिया। फिर क्या करना है, तीनों को मिला के हम उसको सिद्ध करेंगे, विथ माइल्ड हीट उसको पकाएंगे। तो ये प्रोसेस जो कहते हैं उसको कहते हैं स्नेह पाक कल्पना। तो अभी इसमें ना हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, 3 ही है। औषधि द्रव्य जिसे हम कल्क कह सकते हैं, स्नेह द्रव्य जिसे हम घृत तैल वसामज्ज कह सकते हैं, चतुर स्नेह, और द्रव द्रव्य यहाँ पे सारे लिक्विड फॉर्म में होने वाले हम कल्प पकड़ सकते हैं, जैसे वात हो गया, स्वरस हो गया,
कई जगह पे हम चाहिए तो हिमफांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोमूत्र कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, दही इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग जो भी लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड मीडिया हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे है। हर एक का एक एक रोल है। अगर हम समझते हैं कि क्या किस वजह से हमें उसको लेना है, तो मैंने इसमें जैसे मेंशन किया है कि मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स के हिसाब से अगर हम उसको इस्टेब्लिश करना चाहें कि क्यों हमें इस तरीके से ही लेना है, यही तीन टाइप के ड्रग क्यों लेना है, तो स्नेहा इसलिए लेना है कि वो लिपिड सॉल्वेंट है। जो भी एक्टिव प्रिंसिपल्स हमें निकालने हैं वो हमें लिपिड में निकालने हैं, तो इसलिए हम स्नेह द्रव्य ले रहे हैं। उससे क्या होने वाला है, तो वो ड्रग कैरियर बनने वाले हैं, वो मेरे मेडिसिन का इफेक्ट बढ़ाने वाले हैं, उसको कैरी करके लेके जाने वाले हैं, और वो भी त्वरित, सूक्ष्म होते हैं वो, तुरंत हमारे शरीर में फैलते हैं। इसलिए उसके साथ में औषधि द्रव्यों का क्या रोल है, तो औषधि द्रव्य जो कल्क फॉर्म में हम ले रहे हैं, से अगेन द थिंग, औषधि द्रव्य हम क्यों कल्क फॉर्म में ले रहे हैं, वाई वी आर नॉट टेकिंग इट इन अ चूर्ण फॉर्म और भरड़ चूर्ण फॉर्म या एनी अदर फॉर्म, कि एज इट इज हम क्यों नहीं डालते। द रीजन बीइंग, एक तो पार्टिकल साइज जितनी छोटी, प्रिंसिपल्स बाहर निकलते ज्यादा। दूसरा, जितने वो लिक्विड के साथ में रहेंगे उतना घी के, क्योंकि जब हम उसको पकाएंगे तो वो जलेंगे नहीं। अगर हम ऐसे ही उसको डालेंगे तो वो घी के हीट से ही ड्राई फॉर्म में होने की वजह से जलना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से एक्टिव प्रिंसिपल्स भी जल जाएंगे। द रीजन कि हम उसको कल का फॉर्म में ले रहे हैं कि उसका जो वाटर है, अगेन हम ये समझना है कि पानी में भी स्नेह द्रव्य होता है, इसीलिए उसको स्निग्ध कहते हैं। तो पानी का जो स्नेहांश है वो यहाँ पे यूज होगा कि ये हर्बल ड्रग जो है उसका एक्टिव प्रिंसिपल्स खुद में थोड़े लेना शुरू करे और धीरे 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 वो घी में ट्रांसफर करे। इसीलिए हम उसको कल का फॉर्म में ले रहे हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो कल्क है, ये एज ए रिजर्वायर, फाइटोकेमिकल्स का रिजर्वायर के तौर पे यूज होने वाला है। द्रव द्रव्य जो है अलग अलग प्रकार के, डिपेंडिंग ऑन कि मेरा उद्देश्य क्या है कल्क स्नेह बनाने का, तो उस हिसाब से मैं द्रव द्रव्य चूज करूंगा। तो द्रव द्रव्य का मेन रोल है हाइड्रोफिलिक एक्सट्रैक्टेंट, मतलब कि जो पानी में घुलने वाले एक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसके लिए मुझे पानी या लिक्विड चाहिए, तो वो लिक्विड मीडिया बनना ये द्रव द्रव्य का काम है। तो इसीलिए वो हाइड्रोफिलिक मतलब पानी में एफिनिटी रखने वाले जो एक्टिव प्रिंसिपल है उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम उस पे यहाँ पे होता है। दूसरी चीज होती है कि जब हम ये द्रव द्रव्य डाल रहे हैं तो जो घी तेल जो होते हैं, वो जैसे ही हीट मिलती है, वो एक सर्टन टाइम पे उसका लिक्विड मतलब हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से वो जल्दी जलना शुरू हो जाता है। तो अगर हम उसमें लिक्विड रख रहे हैं, कोई लिक्विड मीडिया रख रहे हैं, तो वो जलते नहीं है, वो कोट करते हैं। और कोटिंग की वजह से जैसे जैसे धीरे धीरे ये पानी इवोपरेट होगा, वैसे वैसे एक्टिव प्रिंसिपल्स लिपिड फॉर्म में आएंगे और वो जलेंगे नहीं। तो ये काम पानी का है। तो इस तरीके से ये कल्प बनता है। तो इसको कहते हैं हम स्नेह कल्पना की विधि। आगे हम देखते हैं कि कॉमन मेथड क्या होनी चाहिए। ये तो हमने सब समझ लिया कि एसओपी कैसे बनाए, कि कॉमन क्या मेथड होनी चाहिए। तो सिंपल है, सबसे पहले कि हमें जो भी स्नेह रहेगा उसकी मूर्छना करनी है। ये क्या है ये हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। पहले हम समझते हैं कि एक स्टेप होती है मूर्छना। तो मूर्छित फॉर्म में हमें घी और तेल को यूज करना है। क्यों करना है, तो उसका बेसिक नेचर, उसके घी और तेल के कुछ ऐसे गुणधर्म है कि जो रॉ फॉर्म में थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं उस ड्रग के एक्टिव प्रिंसिपल्स एक्सट्रैक्ट करना, तो इसलिए हम उसको मूर्छित करके आगे करके यूज करने वाले हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में होता है कि जो भी स्नेह कल्क और द्रव द्रव्य है, उसके रेशो, जो भी रेशो ग्रंथों में बताया उसी रेशो में लेना। अगर रेशो नहीं बताया है तो फिर हम को जो अभी बताई हुई परिभाषा है 1:4:16 उस रेशो में लेंगे, और फिर उनको सबको यूनिफॉर्मली मिक्स करेंगे। एंड देन मध्यम अग्नि अग्नि संस्कार हम करना शुरू करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है हमें कि अग्नि का काम, जैसे स्नेह का काम मैंने बताया कि सबको साथ में लेके जाना है, प्रेम करना है, किसी को तकलीफ ना हो, ये स्नेह का काम होता है। वैसे अग्नि का काम होता है कि हर एक चीज तप के बन जाए, इस तरीके से बन जाए कि वो आगे चल के अच्छा काम करे। तो अग्नि का उद्देश्य ही होता है कि सबको तपाना। तो यहाँ पे अग्नि का उद्देश्य क्या है
हीट क्रिएट करके जो एक्टिव प्रिंसिपल्स है औषधियों में वो पेनिट्रेट करके बाहर निकल आए उस ड्रग से, और धीरे धीरे करके वो जो वाटर सोल्यूबल है वो पानी में चले जाए, और जो लिपिड सोल्यूबल है वो धीरे धीरे ऑयल में या घी में चले जाए। तो ये अग्नि के संस्कार हम कह रहे हैं, हम उसको जलाना नहीं कह रहे हैं। तो हम जब संस्कार की बात करते हैं तो संस्कार का रोल होता है कि एक चीज के ऐड होने के साथ उसमें और कुछ चीजें जो पहले के है वो खराब ना की जाए, उसको कहते हैं संस्कार। तो ये चीज यहाँ पे हो रही है, और ये प्रोसेस जब चालू रहती है हमें कंटिन्यूअसली स्टर करना होता है। रीजन बीइंग कि जो भी हमने कल्क द्रव्य डाले हैं वो बॉटम में जाके बैठ ना जाए, और अगर वो बैठ जाते हैं तो वो जलना शुरू हो जाते हैं। दैट इज द प्रैक्टिकल थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जितना हम जब हिलाते हैं तो ड्यू टू मोशन इफेक्ट जो एक्टिव प्रिंसिपल्स है वो जल्दी बाहर निकलते हैं, एक मूवमेंट उसमें शुरू होती है, तो इसीलिए उसको कंटिन्यूस स्टरिंग की जरूरत होती है। देन ऑब्जर्वेशन करने हैं हमें सिद्धि लक्षण के। व्हाट इज सिद्धि लक्षण? द पैरामीटर्स बाय विच वी आर डिसाइडिंग दैट आवर स्नेह इज रेडी टू यूज। तो वो पैरामीटर्स को कहते हैं सिद्धि लक्षण। वो कौन से, वो हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। तो जैसे ही हमें सिद्धि लक्षण समझ में आते हैं उसी टाइम पे हमें हीट देना बंद करना होता है, और फिर हमें उसको फिल्टर करना है, उसमें जो भी बचा हुआ कल्क द्रव्य है उसको सेपरेट करना है, एंड उसके बाद उसको हमें अच्छे से कॉटन से फिल्टर करने के बाद कूलिंग के लिए रखना है और स्टोर करना है एयर टाइट कंटेनर में। तो ये उसकी हमने एसओपी बना ली। वाई वी आर फोकसिंग ऑन एसओपी? जैसे मैंने कहा कि अभी हमारे पास सब नॉलेज है पहले का, बट आज हमें वो नॉलेज के साथ में एक एक तरीका बनाना है जिससे सारे लोग यूनिफॉर्मली उसको यूज कर सके, रेप्लिकेट कर सके, और उसी के साथ में उसका एक स्टैंडर्ड बने। तो वो स्टैंडर्ड के लिए हर जगह पे एसओपी होनी चाहिए। तो ये एसओपी का यहाँ पे रोल रहेगा। तो ये टेम्पलेट हम बनाएंगे कि किस तरीके से मुझे कोई भी स्नेह बनाना है, तो ये इस तरीके से, इसमें कुछ चेंजेस रहेंगे कल्प टू कल्प कि मुझे कौन सा स्नेह सिद्धि करना है। कई जगह पे द्रव द्रव्य का रो मेंशन नहीं होता, तो फिर वहां पे क्या करना है। तो वो एक्सेप्शंस है, उसके जवाब शारंद्र संहिता में दिए हुए हैं, कहीं पे भाव प्रकाश में दिए हुए हैं। बट मैंने जैसे बताया कि हम अभी फोकस कर रहे हैं सेकेंड ईयर बीएमएस के सिलेबस के, तो मैंने सिर्फ वही पॉइंट यहाँ पे रखे हैं कि उनको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो ये यहाँ तक हम पहले समझ लेते हैं। अभी रूल्स क्या होने चाहिए, कि क्या रूल्स हम फॉलो करें। तो रूल्स, सिंपल रूल्स मीन्स क्या, कि कौन सी चीजें करनी ही चाहिए जिससे हमारा कल्प बनने में कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे कि हमें जो भी वेसल लेना है वो थिक बॉटम का होना चाहिए, क्योंकि थिक बॉटम का होने से यूनिफॉर्म हीट मिलेगी। सेकेंड, उसका जो भी कई बार होता है ना कि ये मेटल जो होते हैं अगर वो पतली थिन लेयर है तो उसके खुद की जो प्रॉपर्टी है हीट करने के बाद वो धीरे धीरे रिवील करती है उसमें जो भी ड्रग है उसके साथ में। तो उसी वजह से अगर हम वो थिक बॉटम होता है तो उतनी हीट उसको नहीं मिलती जितने कि उसके खुद के एक्टिव हम कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकलना या इंटरैक्ट करना विद द मीडिया विच आर वी आर यूजिंग। तो इसीलिए वो थिक बॉटम होना चाहिए। दूसरा, हमेशा अग्नि जो होता है इस प्रोसेस में मंदाग्नि पे ही करना है। जैसे मैंने कहा कि स्नेह है, स्नेह है मार्दवता है, स्नेह का प्रधान गुणधर्म है मार्दवता। अगर हम उसको अग्नि कम नहीं देंगे, मतलब मंदाग्नि नहीं रखेंगे, तो वो तीक्ष्णाग्नि पे अगर हम बनाते हैं तो वो मार्दवता नष्ट हो जाती है। और हमें घी की मार्दवता नष्ट नहीं करनी है। अगर वो नष्ट हो जाती है तो इट कुड नॉट बी पेनिट्रेट टू द सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए आगे हम देखेंगे कि स्नेह पाक के अलग अलग रोल बताए, वहां पे कैसे उसको इस्तेमाल करना होता है। तो जनरली उसको मंदाग्नि पे ही पकाना इंपॉर्टेंट होता है। तो अग्नि मंद रहने से क्या होगा, उसके जो भी एक्टिव प्रिंसिपल्स है वो धीरे धीरे बाहर आएंगे, कंट्रोल्ड आएंगे, और उसका घी के जो खुद के इंग्रेडिएंट है, मतलब खुद की क्वालिटीज है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कॉन्टिन्यूस स्टीयरिंग स्टरिंग का मैंने बताया कि वो क्यों करना है। एक तो होमोजेनियस मिक्सिंग होता है, हम उसका बर्निंग रोकते हैं। तो यही एक मेन उद्देश्य है कि उसको बार बार हमें चलाना पड़ता है। जो भी हम जनरली सोचते हैं कि ये कल्क द्रव्य औषधि द्रव्य लाने हैं कल्क के लिए, तो ज्यादातर हम फ्रेश द्रव्य कल्क के लिए यूज करते हैं। जहाँ पे हमें टिकली मिल नहीं पा रहे हैं
है उसी जगह पे हमें चूर्ण को कल्क के फॉर्म में यूज करना है, वरना जहां पे भी पॉसिबल है हमें फ्रेश ड्रग यूज करना है, उसी से इफेक्ट अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे गुण और रस जो होते हैं वो अबंडेंट अमाउंट में होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो वो जल्दी निकलते हैं और वो हमारा जो भी प्रोसेस है उसमें उसके पोटेंसी अच्छी आती है, तो इसलिए वो यूज करना है। दूसरा, जितने भी हम बासी यूज करते हैं तो उसमें माइक्रोब्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन फास्ट होता है, वो डिजनरेशन शुरू हो जाता है, इसलिए फ्रेश ड्रग यूज करना है या फिर ड्राई फॉर्म में यूज करना है। देन जो भी वेसल हम यूज करेंगे उस वेसल को 1/3 ही यूज करना, मतलब हमें ये समझना है कि अगर मुझे 1 लीटर घी बनाना है तो 1 लीटर घी बनाने के लिए या तेल बनाने के लिए मुझे वेसल उसके 3 टाइम्स बढ़ा लेना है। तो क्यों ऐसे करना है? क्योंकि वेसल्स हम जितना बड़ा लेंगे या 1/3 जैसे मैंने मेंशन किया, दैट इज माय ओपिनियन, वो चेंज हो सकता है एक्सपीरियंस से, कि हम उतना क्यों फील करते हैं कि जब भी घी और ये हम स्नेह सिद्ध करते हैं तो वो ओवरफ्लो ना हो। ठीक है, जब वो बॉईल होता है लास्ट स्टेज में तो वो उड़ने लगता है, तो वो प्रिवेंशन करने के लिए हमें उसको बढ़ा लेना है। देन कल्क जो होते हैं वो बहुत हमें मतलब स्टिकीनेस नहीं उसमें आना चाहिए, तो इसीलिए उसको चलाना बहुत जरूरी है और उसमें स्टिकीनेस ज्यादा रहना नहीं चाहिए, जलना भी अवॉइड करना चाहिए जैसे बताया। देन द्रव द्रव्य है वो धीरे धीरे डालना है, मतलब कई जगह पे एक साथ पहले ही डाल के हम बना सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा द्रव्य द्रव्य हो तो 1 बाय 1 करके हम उसको ऐड कर सकते हैं। टू इसका पर्पज ये है कि कुछ एक्टिव प्रिंसिपल्स एक द्रव्य में पूरे उतर जाए, फिर दूसरा डालेंगे, फिर इस तरीके से उसको हमें एज अ मीडिया के तौर पे यूज करना है, एक्सट्रैक्शन मीडिया। तो ये जनरल रूल्स हम स्नेह पाक के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें जो आजकल बड़ा क्वेश्चन आता है नए सिलेबस के हिसाब से कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेम्परेचर इन एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर फॉर फार्मास्यूटिक्स। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि टेम्परेचर का बहुत वाइटल रोल है, कि हम इन सबको एक साथ रख के भी उसके एक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं निकलेंगे। तो टेम्परेचर एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसके एक्टिव प्रिंसिपल्स बाहर आए। दूसरा, टेम्परेचर एक तरीके से जो भी ऐसे एक्टिव प्रिंसिपल्स है कि वो बहुत अधिक टेम्परेचर से जल जाते हैं या खराब हो जाते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हम मंदाग्नि पे करते हैं, तो ये उसका मेन रोल है कि हमें टेम्परेचर मंदाग्नि रखना है। देन जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती है अग्नि मंद ही रहेगा, बट जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो उसमें जो भी वाटर कंटेंट है वो इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ऑपरेट होता नहीं तब तक हमारा कल्प सिद्ध होता नहीं है, तो इसीलिए टेम्परेचर उसमें बहुत जरूरी है। एंड ऐसे ही हम उसके सिद्धि लक्षण को अचीव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टेम्परेचर का स्नेहपाक कल्पना में रोल है। अभी यहाँ पे ये हमने देखी पॉजिटिव थिंग्स, मान लो कि हमने ये रोल ध्यान में नहीं रखा तो क्या हो सकता है? इसमें दो चीजें हो सकती है। आइदर हमने टेम्परेचर अच्छे से यूज नहीं किया, हमने बार बार बंद किया, कंटिन्यूअस प्रोसीजर में नहीं दिया, कम मास में दिया, तो जो स्नेह है वो अच्छे से पकेगा नहीं, वाटर की कंटेंट उसमें ज्यादा रह जाएगी। वाटर कंटेंट अगर उसमें ज्यादा रहता है तो उसमें फंगस आने की संभावना होती है और वो खराब हो सकता है, और वो हम कह सकते हैं कि मेडिसिन के फॉर्म पे देने के लिए योग्य भी नहीं है, उसके आम पाक कहते हैं। और दूसरा, अगर मान लो हमने ज्यादा अग्नि दिया, लंबे समय तक देते देते हम भूल गए कहाँ पर रुकना है, तो वो जो सिद्ध लक्षण के बियॉन्ड चला जाता है तो उसको दग्ध कर देता है, जला देता है, जैसे ही उसके एक्टिव प्रिंसिपल्स निकल आते हैं वो भी जलने लगते हैं। तो जब अगर वो जल रहा है तो उसका एज एन मेडिसिन कोई रोल नहीं रहे। तो इसीलिए टेम्परेचर, ये मंदाग्नि रहना और अच्छे से मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। आगे मैंने जैसे बताया था कि मूर्छना करके एक कल्पना होती है, तो सबसे पहले हम ये टर्म को समझते हैं, व्हाट इज मूर्छना। मूर्छना या मूर्छा, ये भारत की भी हम मूर्छना करते हैं, तो इसमें क्या हम समझते हैं, ये संकल्पना क्या है? मूर्छना मीन्स कि जो भी चीज है, कोई भी एक वस्तु है या फिर द्रव्य है, उसके उसमें ऐसी कुछ चीजें हैं जो हटानी चाहिए, तो उसको मूर्छित करना, उसको उसके आज की स्टेट से बाहर निकालना, उसको कहते हैं मूर्छित होना। तो ये मूर्छना हम घृत और तेल में करते हैं। उसके सिंपल दो रीजन है, जैसे, और ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है, खासतौर पे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि घृत मूर्छना क्यों करते हैं।
तो उसमें सिंपल जो इम्पोर्टेंट चीज भैषज रत्नावली में बताई गई है वो ये है कि घृत में आम दोष होता है। व्हाट इज आम दोष? तो अगर घी हम ऐसे ही खाते हैं तो जो घी बनने की प्रोसेस होती है वो थोड़ा स्निग्धता गुण ज्यादा होने की वजह से उसमें कई बार वो डाइजेशन में आम की उत्पत्ति करता है। तो और इसी वजह से उसमें जो आमता होती है, घी कैसे बनाते हैं हम, दही जो मक्खन है उसको हम गर्म करके बना रहे हैं, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर उसमें कुछ आम रह गया है, अच्छे से नहीं बना हुआ है, तो वो निकालने के लिए रॉ घी से आम दोष निकालने के लिए ये किया जाता है। कैसे किया जाता है? और एक चीज, ये करने से सिर्फ आमदोष नष्ट होता है? नहीं, तो इसमें दो चीजें होती है। एक, उसके कुछ हम कह सकते हैं रस में कुछ परिवर्तन हम ला सकते हैं, गंध में परिवर्तन ला सकते हैं, उसके साथ उसकी एक्शन भी एनहांस होगी। कैसे, वो हम देखते हैं। जैसे घृत मूर्छना भैषज रत्नावली में जैसे बताया है कि उसमें कुछ इंग्रेडिएंट उन्होंने बताया कि ये इस्तेमाल करना है, जो कि बताया हरीत की, अमल की, विविध की हो, मुस्ता हो, हरिद्रा और मातुलुंगस्वरस। तो इन सब का एक कल्क बना के हमें घी में डालना है और उसको पकाना है। कई जगह पे रेफरेंस है कि हम इक्वल अमाउंट पानी भी डाल सकते हैं, कई जगह पे बताया कि पानी नहीं डालना है, सिर्फ ये डाल के उसको पकाना है। तो जैसे ही हम उसको पकाते हैं उसमें से द्रवांश नष्ट हो जाता है, तब उसको फिल्टर करके यूज करना है। तभी ये क्या करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि उसका आम दोष नष्ट होता है जब हम घी की इस तरीके से मूर्छना करते हैं। तो मूर्छना की बेसिक टेक्निक क्या है? कल्क द्रव्य जो बताया है उनको मातुरुंग स्वरस में एक बोलस बना के घी में डाला जाए और घी को पकाया जाए अंटिल वो जो कल्क का वाटर कंटेंट है वो खत्म हो जाए, और उसके बाद उसको फिल्टर करके कोई भी घी को सिद्ध करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा रेफरेंस भैषज रत्नावली में आया हुआ है। हम आजकल सारे घृत को मूर्छित नहीं करते हैं, लेकिन एक अगर हम ऐसे करके भी करते हैं तो उसकी पोटेंसी बढ़ती है। देन तैल मूर्छना। तैल मूर्छना का बेसिक जो इंटेंट है वो ये है कि तेल का गंध दोष होता है, जो जिस तेल हम कहाँ से निकालते हैं, बीजों से निकालते हैं। तो खासतौर पे हम यहाँ पे तिल तेल की बात कर रहे हैं, तो तिल तेल में जो एक गंध आता है, उस गंध को नष्ट करने का काम जो है ये मूर्छना प्रोसेस करती है। इससे क्या होता है कि उसकी एफिकेसी भी बढ़ती है। ये कैसे किया जाता है? उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट किए, जैसे मंजिष्ठा, हरिद्रा, लोद्र, मुस्ता, नलिका, आमल की, विविध की, हरित की, केतकी पुष्प, वटांकुर, रिबेर और जल। इसमें उन्होंने रेशो बताया कि मंजिष्ठा को 1/16 ऑफ तिल तेल लेना है और बाकी सारे ड्रग जो है वो मंजिष्ठा के 1/4 लेना है इवन, और उसमें फिर जल ऐड करना है। इनका भी एक बोलस बनाना है और फिर वो तेल में डाल के उसको पकाना है। तो ये हो गया तैल मूर्छना। इस तरीके से ये प्रोसेस की जाती है तैल मूर्छना की। अभी हम मेन इस पे आते हैं, व्हाट इज स्नेह पाक। जो मैंने एसओपी बताई थी उस एसओपी से मान लो हमने स्नेह बनाना शुरू किया। ये स्नेह बनाने के बाद हमें जो सिद्धि लक्षण की बात हुई थी वो क्या होता है, तो ये सिद्धि लक्षण आपके सामने है। इसे हम कहते हैं स्नेह पाक। मतलब कि किस तरीके के सिद्धि लक्षण आने से पहले हम क्या क्या देख सकते हैं। तो ये एक उसमें सिद्धि लक्षण में जो कल्क से रिलेटेड हमें है, जिसे हम पाक कैसे हुआ ये समझते हैं, तो यहाँ से शुरू होता है सिद्धि लक्षण का जर्नी। तो इसमें बताया कि स्नेह के पाक तीन प्रकार के हैं। स्नेह पाक त्रिधा प्रोक्तो, तीन बताया। कौन से? मृदु, मध्य, खरस्तता। मृदु और मध्य, खर, तो ये तीन ही है। यहाँ पे मैं सेकेंड ईयर बीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूंगा, ये याद रखो। श्लोक पॉइंट ऑफ व्यू त्रिविध पाक बताया है, तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है खासतौर पे एमसीक्यू में कि स्नेह पाक कितने होते हैं, तो त्रिविध श्लोक में बताया है, तो उसका आंसर तीन ही होता है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने श्लोक में बताया ईशत रसकल्कस्तु स्नेह पाको मृदुर्भवेत् मद सिद्धिश्च कल्के नीरस कोमले ईषत् कठिन कल्कश्च स्नेह पाको भवेत्खर तद ऊर्ध्वं दग्ध पाकः स्यात् दाह कृत निष्प्रयोजनः आमपाकश्च निर्वीर्यो वह्निनां माद्य वह्नि मान्द्य करो गुरु। तो अभी ये जो श्लोक है ये शारंद्र संहिता के 9th मध्यम खंड के 9th अध्याय में से है। ये किस तरीके से, मैं एक थोड़ा सा फिर से बताऊंगा, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ कि श्लोक को कैसे लर्न किया जाए, उसको डरे ना,
उसका यूज हमारे एग्जाम में आंसर लिखने के लिए कैसे करना है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो ये श्लोक है, अभी मुझे उसका एक आंसर बनाना है स्नेह पाक कल्पना के ऊपर शॉर्ट नोट। तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो पहले मैंने ये श्लोक को डिवाइड किया, समझ लिया, उसको डिजेनरेट किया अलग अलग इसमें हिस्सों में, और अभी मैं उसको समझ रहा हूँ। क्या बताया मैंने? स्नेह पाक त्रिधा प्रोक्ता, तीन प्रकार के स्नेह पाक है। कौन कौन से हैं? मृदु, मध्य, खरस तथा। मृदु, मध्य और खर, ये अच्छे। अभी मृदु की डेफिनेशन उन्होंने आगे मेंशन की है। जो श्लोक हम ऊपर देख रहे हैं ना, उसी को हमने इस तरीके से कन्वर्ट किया है। तो मृदु मतलब क्या, कि कैसे समझना है? तो सबसे पहले जब हमने जो स्नेह पाक बनाना शुरू किया है, उसमें हमने कल्क द्रव्य यूज किया है, स्नेह यूज किया है, और द्रव द्रव्य यूज किया है। वी हैव mixed all three things, and we started with a mild heat, and we started cooking it. So during the process, we are going to judge the kalka dravya frequently. तो जब हम उसको चेक कर रहे हैं, बार बार उसको चेक कर रहे हैं कि कैसे कल्क द्रव्य है, तो उस कल्क द्रव्य को ऑब्जर्व करके ये हम पॉइंट पे आएंगे कि पाक कैसे हो रहा है। मान लो कि कल्क में जो ईषद रस बताया, ईषद रस, ईषद रस मतलब कि उसमें जो लिक्विड है, जो कल्क में जो मॉइस्चर है, वो ईशत है। ईशत मतलब थोड़ी मात्रा में है। तो उस कल्क को, उस पाक को हम मृदु पाक कहेंगे। तो मृदु पाक कैसे हुआ? जब औषधि स्नेह सिद्ध करते समय उसमें जो कल्क है, उसमें अगर द्रवांश मौजूद है, उसकी वजह से वो कल्क जो है वो मृदु फील हो रहा है। तो उस और उसकी वर्ती नहीं बन रही है, मतलब वो जो मृदु है उसको कहेंगे मृदुपा। ठीक है, ईषद कल्क, उसकी वर्ती बन रही है बट उतने अच्छे से नहीं, तो ये इसमें थोड़ा लिक्विड है, तो उसको कहते हैं मृदुपा। देन आता है तीसरा पाक, मध्य पाक, जिसमें कल के नीरस कोमल है, उसका लिक्विड अंश निकल गया है, बट स्टिल इट इज कोमल, इट इज नॉट हार्ड। तो इसको कहते हैं मध्य कल के नीरस कोमल है। ये नीरस है, उसमें से लिक्विड अंश काफी हद तक निकल गया है, बट इट इज कोमल। मतलब कोमल ये स्पर्श से समझने वाली चीज है, तो जब हम उसको स्पर्श कर रहे हैं तो हमें वो सॉफ्ट नजर आ रहा है। ठीक है, बट इट इज नॉट दैट मच सॉफ्ट विच इज मेंशन इन मृदु। तो कंपेरेटिवली वो सॉफ्टनेस उसका कम हुआ है। देन थर्ड, खर, ईशत कठिन कल कहा। ईशत कठिन मतलब जो कल का पहले सबसे पहले ईशत रस बताया था, उसके बाद कोमल बताया था, अभी वो कोमल से कठिन पे आ गया है। तो जब वो कल का कठिन होने लगता है, ईशत कठिन, बहुत नहीं, हल्का कठिनपन उसका बढ़ रहा है, तो उसको कहेंगे खरब। इस तरीके से स्नेह के तीन पाक बताए गए हैं, मृदु, मध्य, खरब। अभी इसको समझना जरूरी इसलिए है, यहाँ पे हमें ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, चिकित्सक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या मृदु, मध्य और खर जो है, ये उसमें से सिर्फ मध्य पाक जो है वही औषधि के लिए यूज करना है, ऐसे यहाँ पे कहने चाहते हैं? तो नहीं, ये सिर्फ तीन स्टेजेस दिए हैं। इसका रोल यहाँ से शुरू होता है। ये अभी सेकेंड ईयर बीएमएस के स्टूडेंट को उतना डीप है नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ, कि मृदु पाक ये वास्तविकता में कौन सी जगह पे यूज करना है, ये मेंशन किया उन्होंने अगले श्लोक में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मृदु पाक कहाँ पे यूज करना है हमें, कि जैसे यहाँ पे आचार्यों के अलग अलग मत है। कुछ आचार्य कहते हैं कि उसको नस्य के लिए करना है, कुछ आचार्य बताते हैं कि नहीं, इंटरनल भी कह सकते हैं। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें एक्टिव प्रिंसिपल्स आ तो गए घी में, बट वो जो घी है वो कहाँ पे पेनिट्रेट करना है हमें, अकॉर्डिंगली हमें ये पाक बताने हैं। तो अगर मैं मृदु यूज कर रहा हूँ तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ी लो है। अगर मध्य है तो पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी है, क्योंकि हमने अग्नि से ज्यादा संपर्क किया है, उसका लिक्विड अंश कम हुआ है, उसमें वाटर कंटेंट काफी कम होने की वजह से फिर ये अभी पेनिट्रेटिंग पावर जो लिपिड की है वो बढ़ेगी। और खर जो है, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर और ज्यादा बढ़ेगी, और इसीलिए ज्यादातर खर पाक में बनाया हुआ जो पीस नया है वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ज्यादातर हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारी जो डर्मिस है ये हार्ड है, ये सॉफ्ट उतने नहीं है जितने म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो वो पेनिट्रेटिंग पावर जो रहेगी वो उस लेवल से बढ़ेगी। तो ये ओवरऑल इस तरीके से मृदु, मध्य और खर, ये तीन पाक बताए गए हैं। इसके बाद दो उन्होंने जो श्लोक अगर हम देखते हैं, लास्ट लाइन, तद ऊर्ध्वम दग्ध पाक
आम पाकस्ट, ये जो दो लाइन है उसको क्या समझना है, तो ये यहाँ पे मेंशन किया मैंने। व्हाट इज दग्ध पाक? दग्ध पाक मतलब खर पाक के बाद भी हम अग्नि दे रहे हैं तो उसमें जो कल्क है वो जलना शुरू हो जाता है, तो जल रहा है, दैट इज वाई दग्ध पाक। और उसका क्या है, दाहकृत मतलब जलने की वजह से, निष्प्रयोजना कि वो यूज ही नहीं कर सकते हम प्रैक्टिकली पेशेंट के लिए, ना एक्सटर्नल किसी भी तौर पे। वाई? बिकॉज उसके एक्टिव प्रिंसिपल्स ही जल गए हैं इसकी वजह से। देन आम पाकश्च। व्हाट इज आम पाक? आम पाक मतलब कि जो उसमें हम स्नेह या द्रव द्रव्य दे रहे हैं वो काफी तरीके से उसमें इवोपरेट हुआ ही नहीं है, द्रव द्रव्य उसमें है अभी भी, और उसकी वजह से उसमें एक आमता आना शुरू हुआ है और वो निर्वीर्य है। उसका यूज मेडिसिनली हम नहीं कर सकते, अगर वो करते हैं तो अग्निमान्यकर होता है, गुरु होता है डाइजेशन के लिए, दैट इज आम पाक। यहाँ पे ये सवाल हो सकता है कि हमने ऑलरेडी अगर आम पाक, तो ये पाक का मेथड है, मतलब वो घृत के आम की बात नहीं कर रहे हैं, ये मेथड ऑफ कुकिंग जो है उसपे जो लिक्विड अंश जो है, अ, हम बात कर सकते हैं कि जो द्रव अंश है वो पूरा इवोपरेट करना वो नहीं किया हमने, दैट इज वाई आम पाक। तो फिर से मैं ये बताऊंगा सेकेंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए कि आपको इसी को ध्यान में रखते हुए आपका आंसर क्रिएट करना है कि कैसे स्नेह के तीन पाक होते हैं, ये बेसिक। और इसके अलावा दो पाक बताया, दैट इज दग्ध पाक एंड आम पाकम। दग्ध पाक का प्रयोजन क्या है, आम पाक का प्रयोजन क्या है, ये आपको लिखना होता है। तो आप इस तरीके से सारे जो श्लोक होते हैं, जो श्लोक में पूछे जाते हैं, वो चीजें आप डिकोड करके अच्छे से समझ सकते हो, उसको आप अलग तरीके से प्रेजेंट करो आपके नोटबुक में, आपके टैब में, और उस तरीके से उसको देखो तो वो आपको आसान रहेगा। देन आगे चलते हैं स्नेह सिद्धि लक्षण। तो स्नेह सिद्धि लक्षण जो बताया है, उस मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा जो स्नेह है वो अच्छे से सिद्ध हो गया है, वो पक चुका है प्रॉपरली। तो उन्होंने कुछ लक्षण दिए हैं, जैसे वर्तिवत स्नेह कल्कः स्याद अंगुल्या विमर्दितः, शब्दहीनो अग्नि निक्षिप्तः, स्नेह सिद्धि भवेत्, यदा फेनुद्गमस्तैले फेन शांतिश्च सर्पिषि, गंधवर्ण रसोत्पत्ति स्नेह सिद्धि तदा भवेत्। ये श्लोक भी आचार्य शारंगर जी का है, मध्यम खंड के 9th अध्याय में से। यहाँ पर भी बहुत अच्छे से साइंटिफिकली उन्होंने एक एक लाइन में बताया, तो हम उसको भी डिकोड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, ड्यू टू सम फॉन्ट का इशू होने की वजह से ये यदा अंगुल्या में एक मात्रा रह गई है, और अग्नि निक्षिप्त में अग्नि लिखना थोड़ा सा फॉन्ट के इशू की वजह से नहीं आया यहाँ पे। आगे हम देखते हैं सिद्धि लक्षणों को, अगर मैंने ये श्लोक पढ़ लिया है तो मुझे तो आंसर लिखना है, तो मैं भी लिखूंगा कैसे, तो मैंने उसको इस तरीके से कन्वर्ट करूंगा। विच टाइप ऑफ टेस्ट वी कैन से दैट फॉर सिद्धि लक्षणा? तो पहले बताइए, वर्ती की परीक्षा कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, वर्ती को देख के डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा स्नेह हुआ है या नहीं। तो मैंने क्या परीक्षा की है, वर्ती, तो इसीलिए मैंने कहा वर्ती की टेस्ट। तो वो क्या कर रहे हैं हम, वर्तीवत स्नेह कल्का स्याद अंगुल्या विमर्दिता, मतलब हम कर रहे हैं जो कल्क हमने डाला हुआ है, जब अच्छे से घृत का पाक हो गया है, उसका लिक्विड अंश इवोपरेट हो गया है, जो बचा हुआ कल्क है, अगर मैं उसकी वर्ती बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या वर्ती मतलब बात हम बना सकते हैं क्या, जैसे हम दिया में बात बनाते हैं, तो वैसे उसकी बात हम बना पा रहे हैं क्या? अगर वो बन रही है देन इट इज डन। तो यही चीज इट्स रिलेटेड विथ स्नेह पाक, उससे भी हम जज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, लेकिन दोनों चीजें अलग है, आपको दोनों अलग अलग तरीके से आंसर में लिखना होता है। देन नेक्स्ट टेस्ट उन्होंने बताया फायर टेस्ट, मतलब अग्नि परीक्षा। क्या है, शब्दहीनो अग्नि निक्षिप्ता, मतलब अगर हम उसको वो जो तेल है उसको हमने किसी कॉटन पीस से या किसी कागज के टुकड़े से लेके अग्नि पे उसको जलाने की कोशिश की, तो उससे कोई आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मतलब उसमें पानी नहीं है, अगर उसमें आवाज आ रही मतलब उसमें पानी अभी भी है, तो इसीलिए हम उसको रोक नहीं सकते। तो दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर कि हमारा सिद्धि लक्षण है वो, कि स्नेह सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। देन सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो यहाँ पे बताइए है, फ्रोदिंग टेस्ट, या हम फेन परीक्षा कह सकते हैं कि, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है। यदा फेनुद्गमस्त तेले, मतलब जहाँ पे तेल सिद्ध हो रहा है,
तो तेल सिद्ध हो रहा है कैसे समझना है, जहां पे फेन का उद्गम होगा वहां पे तेल सिद्ध हो रहा है समझना है। फेन शांतिश्च सर्पिषि, जब घी सिद्ध हो रहा है तो उसमें पहले से फ्रॉदिंग है, ये फ्रॉदिंग कम हो जाती है जब घी सिद्ध हो रहा है। तो अब हम कहते हैं, तो इसमें सादा एक हम अच्छे से ऑब्जर्व अगर हम किया है, जब मक्खन से हम घी बनाते हैं तो अब आप ऑब्जर्व करो कि शुरुआत में ही फ्रॉदिंग बहुत होती है, जैसे 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 वो अच्छे से घी बनने लगता है फ्रॉदिंग कम हो जाती है एंड में। तो वही चीज यहाँ पे फेन शांतिश्च सर्पिषि, कि जहाँ पे फेन शांति हो रही है वो हो गया सर्पी, जहाँ पे फेन उद्गम हो रहा है वो हो गया तैल। तो ये याद रखना है कि तैल के लिए परीक्षा कौन सी है और सर्पी के लिए कौन सी है। देन आता है ऑर्गेनोलेप्टिक, मतलब कि गंध वर्ण रसोत्पत्ति, जो भी औषधि द्रव्य हमने कल्प में और द्रव द्रव्य में इस्तेमाल किए हैं, उसका गंध वर्ण और रस, उसकी उत्पत्ति उस घी में तेल में आ रही है, तो उसको कहेंगे गंध वर्ण रसोत्पत्ति। तो ये अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि अगर उसका गंध वर्ण और रस उसमें आ रहा है, मतलब सब एक्टिव प्रिंसिपल्स उस द्रव्य के उसमें आ चुके हैं। इस तरीके से साइंटिफिकली उन्होंने हर एक लक्षण बताया है सिद्धि लक्षण में। ओवरऑल प्रोसेस कितना टाइम लगता है, कैसे लगता है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें, क्योंकि अलग अलग घी के लिए अलग अलग रेफरेंस अगर हम यूज करते हैं तो टाइम वैरी करेगा, डिपेंडिंग कि हम कौन सा घी यूज कौन सा स्नेह यूज कर रहे हैं, कौन से द्रव द्रव्य यूज कर रहे हैं, कल का कितनी मात्रा में कर रहे हैं, तो उससे वो वैरी करेगा। आ, फिर भी अगर हम उसको अच्छे से समझना है तो हम ये देखना है कि जब तक उसका पानी है जो स्नेह में या द्रवांश है वो पूरी तरीके से इवोपरेट नहीं हो जाता, ये बेसिक हमें ध्यान में रखना है, तब हम कह सकते हैं कि वो अच्छे से कुक हुआ है। तो इसमें अगर थोड़ा हम ऑब्जर्वेशन वाइज देखते हैं कि क्या चीजें अफेक्ट करती है, तो ज्यादातर अगर घी है तो ये थोड़ा जल्दी बनता है, तेल है तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। दूसरा द्रव द्रव्य, अगर हमारे क्वाथ वगैरह ज्यादा द्रव द्रव्य है तो वो ज्यादा टाइम लेता है। कल्क की मात्रा अगर ज्यादा है या फ्रेश कल्क है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। इवन पात्र के हिसाब से भी टाइम कम ज्यादा होता है, कि हम कितना बड़ा पात्र ले रहे हैं अकॉर्डिंगली हम द्रव्य द्रव्य उसके ले रहे हैं या नहीं। दैट शेल्फ लाइफ। तो शेल्फ लाइफ मतलब कि हम जो पकाया या सिद्ध की हुआ स्नेह है उसका ड्यूरेशन क्या है, वो कब तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मेडिसिन। तो शारंदर जी ने पहले ही उनके पूर्व खंड में सारे द्रव्यों के वीर्यता बताई है, औषधि द्रव्यों कल्पनाओं की, तो उन्होंने वहां पे बताया है कि हीना स्यु घृत तेला चतुर्मास अधिकात तथा, मतलब क्या कि घृत तेल जो है ये 4 मास अधिक अधिक का यहाँ पे दो स्कॉलर ने अलग अलग मीनिंग लिया है, कई जगह पे ऐसे बताया जाता है कि घृत तेल का 4 मास बताया है, बट अधिकात का मीनिंग कई जगह पे ऐसे लिया है कुछ टीकाकारों ने कि ये 12 अधिक मतलब वर्ष, एक वर्ष के 12 महीने और अधिक 4 मास, तो ऐसे 16 महीने का उसका शेल्फ लाइफ बताया है शारंदर में। तो यहाँ पे हम उसी को 16 ही कंसिडर करने वाले हैं एनसीआईएसएम के सिलेबस के अनुसार, कि घृत तैल का जो शेल्फ लाइफ है बनाया हुआ पकाया हुआ वो 16 मास तक अकॉर्डिंग टू शारंदर। आयुष की जो नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो 16 महीने उन्होंने घृत के लिए बताया है, मेडिकेटेड तेल के लिए 24 मंथ्स बताया है। उन्होंने ये कंडीशन रखी है कि वो प्रॉपरली एयर टाइट ग्लास कंटेनर में हो और सनलाइट से दूर हो, तो ये अगर है तो वो हम उतने समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊंगा, घी के लिए ऑलरेडी ऐसे बताया गया कि जितना पुरान होता है उतना वो अच्छा होता है, दैट इज ट्रू, बट अनटिल एंड अनलेस उसमें अगर फंगस या कोई बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो रहा है तब तक हम उसको ये कह सकते हैं, अगर उसमें कोई भी बैक्टीरिया डेवलप होता है फंगस डेवलप होता है तो इट इज नॉट सेफ टू एडमिनिस्टर टू द पेशेंट। सो ऐसी कंडीशन में हमें ये गाइडलाइन को यूज करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट है आवर्तित स्नेह। व्हाट इज आवर्तन? आवर्तन, आवर्तन मीन्स एक सर्कल कंप्लीट करना। तो कोई भी चीज अगर हम एक पॉइंट से शुरू करके उसी पॉइंट पे आते हैं तो उसको कहते हैं एक आवर्तन हो। ऐसे अगर हम रिपीटेडली कर रहे हैं तो उसको कहते हैं आवर्तन, अनेक आवर्तन। तो इसी में हम इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हैं कि आवर्तित स्नेह इज एन मेडिकेटेड medicated lipid obtained by repeatedly processing the same sneha with the prescribed kalk and द्रव्य द्रव्य।
in the classical ratio to potentiate its therapeutic property and reduce the required dose। मतलब दो मेन पर्पज से हम उसको बना रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी, थेरेपेटिक प्रॉपर्टी एनहांस करना, पोटेंशिएट करना उसको, और उसकी जो डोसेज है उसको कम करना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो आगे पहले हमने प्रोसेस बताई थी वही प्रोसेस हम रिपीटेडली करेंगे, तो उसको कहेंगे आवर्तन। तो अभी कितना करना चाहिए? तो क्लासिकली देखा जाए तो चक्रदत्त हम कह सकते हैं, या फिर चरक के इसमें जो रेफरेंस है वात रक्त में बताया हुआ बला तैल का, तो वहां पे उन्होंने आवर्तन का पहला उल्लेख किया है। वहां पे उन्होंने बताया है कि आवर्तन, हम आवर्तित 7 बार आवर्तित किया हुआ बला तेल का यूज किया जाता है। तो मतलब ये क्यों बताया उन्होंने, वहां पे मेंशन किया है कि वीर्य वर्धनार्थ है, कि उसका औषधि वीर्य बढ़ाना है हमें। तो हम वो प्रोसेस रिपीटेडली कर रहे हैं, हम सेम घी यूज कर रहे हैं। मैंने 1:4:16 रेशो में पहले तेल बना लिया या घी बना लिया, मैंने जो आउटपुट आया हुआ घी है वही घी अगेन नेक्स्ट लेवल के लिए यूज किया, लेकिन उसके लिए अकॉर्डिंगली कल्क और द्रव द्रव्य फिर से अरेंज किए। घी मैंने वही रखा, सिर्फ कल्क और द्रव द्रव्य मैंने फिर से ऐड किए, और ऐसे मैंने 7 बार किया। तो ये हो गया 7 बार आवर्तित। तो उसी की तरीके से कई बार 101 आवर्तित या 1000 आवर्तित, ऐसे भी हम उसको पोटेंशिएट कर सकते हैं। द मेन purpose of avartana is to potentiate the medicine and reduce the dosage। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ज्यादातर यूज किया जाता है, इससे उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बढ़ती है। अभी ओवरऑल ये जो कंसेप्ट है वह, उसमें क्या चीजें हम देख सकते हैं कि जैसे कह सकते हैं कि आवर्तना का बेसिकली ये कंसेप्ट आया कहाँ से। तो मैंने जैसे बताया, वृद्धि करने के लिए, उसको कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए, उसका डोज रिड्यूस करने के लिए, है ना। तो ये प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं। और कई बार होता है कि हमने फर्स्ट आवर्तन में किया, कुछ एक्टिव प्रिंसिपल्स लिपिड में उतने नहीं आए जितने आने ही चाहिए थे। जब मैं सेकेंड आवर्तन में कर रहा हूँ तो वो भी आ गए। तो इसी तरीके से मल्टीपल टाइम करने से, क्योंकि हम उसको पोटेंशिएट करने की मतलब क्या कर रहे हैं, एक्टिव प्रिंसिपल्स उसके ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो वो वाली चीज हो गई। और उससे उसकी अग्नि के संस्कार बढ़ते हैं। तो जितने अग्नि के संस्कार बढ़ेंगे वो पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ती है, और इसीलिए आवर्तित स्नेह हो इन घी फॉर्म और ऑयल फॉर्म, वो ज्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम यूज करते हैं, एज इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर वेरी इजीली, वेरी 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 इजीली। तो इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। देन अगर डोज कम है तो पैलेटेबिलिटी का इशू नहीं आता, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि पैलेटेबिलिटी भी हम ओवरकम कर सकते हैं स्नेह सिद्धि से, और उससे पेशेंट को कन्वीनियंस होता है कि कम डोज में मुझे इसलिए लेना। यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा, इट इज फॉर शमन चिकित्सा ओनली, इट कैन नॉट बी यूज इन द फॉर्म ऑफ शोधन चिकित्सा। की शोधन के लिए जो पूर्व कर्म में हम स्नेहपान करते हैं उस तौर पे ये यूज करेंगे तो क्या होगा, तो वहां पे कंसेप्ट थोड़ा अलग है, हम करके देख सकते हैं। देन रसायन फॉर्म में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसका रिजल्ट अच्छा है, इसलिए। इसके बाद हमें ये देखना है कि इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, क्यों इसके लिमिटेशंस के क्या मतलब हमने आवर्तन के सारी चीजें देख ली पॉजिटिविटी, बट क्या लिमिटेशंस है, प्रैक्टिकली क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कंज्यूमिंग, बहुत बार करना है मतलब ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगने वाला है। हाइयर कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा लगने वाली है। कॉस्ट क्यों ज्यादा लगेगी, क्योंकि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं वही प्रोसीजर वहां पे, तो ये कॉस्ट बढ़ेगी, ड्रग की कॉस्ट बढ़ेगी, तो आगे भी चीजें बदलती जाती है। देन लॉस ऑफ स्नेह, कई बार होता है कि जो यील्ड होता है फाइनल प्रोडक्ट में वो कम आता है, तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कम होता है, तो वो भी एक लॉस, उसी वजह से कॉस्ट भी हाई होती है। देन रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग, अगर हम अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं तो कई बार वो हल्का हल्का जलने भी लगता है। तो इसीलिए इसको हमें प्रॉपर एसओपी से और प्रॉपरली प्रोसेस करके इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। एंड इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट, जैसे मैंने बीच में आपको बताया था कि नाउ डेज मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स इज ट्राइंग टू फाइंड आउट lipid based, nano lipid based drug carriers, and they are working on it. So we are having
स्कोप इन दैट वे अल्सो कि हमारे ड्रग्स हम उस तरीके से करके इसी के ऊपर पहले काम करना शुरू करें कि आवर्तित एग्जैक्टली कैसे काम कर सकता है, उसमें जो भी ये चैलेंजेस आ रहे हैं हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अभी आगे देखते हैं कि ओवरऑल जो आज एनसीआईसीएम ने नया बताया कि रिसर्च अपडेट देखना है सेकेंड ईयर बीएमएस के स्टूडेंट के लिए भी। तो ये क्यों करना है? रीजन इज दैट कि आज हमारे जो भी बच्चे आयुर्वेद में आ रहे हैं उनका व्यू हमें इस तरीके से बनाना है कि हमें आयुर्वेद को स्थापित करना है ग्लोबलाइजली। तो स्थापित ऐसे नहीं होगा कि मेरे संहिता में ये बताया था, हमने ये पहले ही हमारे इसमें बताया हुआ है, ये बता के नहीं होगा। वी हैव टू प्रूव इट ऑन रिकॉर्ड विथ प्रॉपर एविडेंस, एंड दैट थिंग वी हैव टू कम इनटू रिसर्च लेवल। तो हमें रिसर्च पे ध्यान देना। तो अभी से अगर हम रिसर्च का अपडेट लेना शुरू करें, समझे कि एग्जैक्टली रिसर्च क्या होता है, हमें बहुत कुछ नहीं करना है, हमें अभी रिसर्च शुरू भी नहीं करना है मान लो, बट हम पढ़ना तो शुरू करें। तो इसीलिए आपको हर एक टॉपिक में रिसर्च अपडेट दिए गए हैं। तो इनको कैसे समझना है, तो आप कोई भी आर्टिकल ले लो, उसको पहले से उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू करो, उसके कंक्लूजन को ध्यान रखो, उनका टाइटल को देखो कि उन्होंने क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एम क्या है और कंक्लूजन क्या है, दैट्स इट। बाकी नंबर्स में अभी मत जाओ, बट ये समझने की कोशिश करो कि क्या कंटेंट है, कोर पार्ट क्या है। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है, ये जो छात्रा है उन्होंने ये किया है कि दे हैव कंपैरेटिव रिव्यू ऑन स्नेह कल्पना वर्सेस लाइपोसोम्स, supposing that both are lipodal system carrying both aqueous and lipid soluble actives। मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइपोसोम्स ये मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स का एक डोसेज फॉर्म है, स्नेह कल्पना ये हमारा एक डोसेज फॉर्म है। दे आर ट्राइंग टू कंपेयर दिस बिकॉज लाइपोसोम्स भी लिपिड फॉर्म में होते हैं, स्नेह भी लिपिड फॉर्म में है, एंड दे आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश व्हाट इज द रिलेशन और व्हाट आर दे सिमिलर, are their working is similar, or they are having some different things। तो वो उन्होंने इसमें स्टैब्लिश किया, इसीलिए उन्होंने मेंशन किया दे सजेस्ट दैट स्नेह पाक मे फंक्शन सिमिलर टू द नेचुरल लाइपोसोमल सिस्टम। मतलब ये कि स्नेह पाक मेथड से अगर हमने बनाया हुआ स्नेह है तो नेचुरल लाइपोसोमल सिस्टम की तरह वर्क करेगा, और उसमें कुछ एक्टिव प्रिंसिपल जो वाटर सोल्यूबल है वो भी रहेंगे, और कुछ एक्टिव प्रिंसिपल या मैक्सिमम एक्टिव प्रिंसिपल जो लिपिड बेस है वो भी रहेंगे। सो इससे क्या होगा कि मेरे ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, वाटर वाटर में डिजोल्व होने वाले भी ड्रग रहेंगे उसमें, और लिपिड में डिजोल्व होने वाले भी रहेंगे, तो उससे उसका काम और इजी होगा, डोसेज हम उससे कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बनाया। तो ऐसे हमें हर एक रिसर्च को समझना है और उसका कंक्लूजन समझना है, दैट्स इट। इतना ही आपको रिसर्च अपडेट में हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग देखना है। ये मैंने और एक रखा था, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने जो अभी जैसे बताया कि स्नेह कल्पना ये सेकेंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया हुआ चैप्टर था। इसमें कई सारी चीजें हैं जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं, इसके ऊपर और 1 घंटा भी डिस्कस हम कर सकते हैं, क्योंकि ये थेरोटिकल थिंग्स थी। इसका प्रैक्टिकल व्यू भी बहुत अच्छा हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली कोई घी अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो कैसे बनाया जा रहा है, उसके कल्क द्रव्य क्या इंडिकेट कर रहे हैं, उसके इंडिकेशन में जो बताई हुई चीज है उसको हम कैसे उसके साथ लिंक करना है, उसके इंग्रेडिएंट के साथ घी कितना लेना है, आवर्तन कितना करना है, ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। बट फिलहाल हम यहाँ पे सेकेंड ईयर के हिसाब से डिस्कस कर रहे थे, तो उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ पूछना है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आई एम डन। सर नमस्ते। हाँ मैम। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि आयुष में जो ऑयल का बताया गया कि 2 साल तक वो मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी सही रहेगी, वीर्यता अवधि सही रहेगी, पर उसको सनलाइट हाँ। में मतलब दिखाने, जैसे हम अचार वगैरह तो सनलाइट में ही दिखाते हैं ना कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े, तो ऑयल जो है हालांकि डार्क कलर के ग्लास में हम पैक करते हैं, पर सनलाइट से क्या फर्क पड़ जाता है इस ऑयल के उसमें ड्यूरेबिलिटी में? ड्यूरेबिलिटी इन विच सेंस वो बता रहे हैं कि जब भी अगर हम मतलब ऑयल अगर आप सनलाइट में आना, मतलब लगा के हम सनलाइट में जाना, दैट इज गुड थिंग, हमने पेशेंट को अप्लाई करके हम जा सकते हैं। बट अगर हम उसको ऐसे स्टोर कर रहे हैं और उसमें हीट आ रही है, नॉट ओनली सनलाइट बट हम ये कह सकते हैं कि आग हम हमारा गैस स्टोव भी जल रहा है और उसके नजदीक वो है,
तो अग्नि का ऐसा है ना कि अग्नि धीरे 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 वह जो भी स्नेह है उसके मॉलिक्यूल के ऊपर संस्कार करना शुरू कर देता है। और इसीलिए जो सनलाइट में अगर हम मुरब्बा वगैरह देखते हैं वो कैसे पकता है, वो कैसे बनता है, तो वो अग्नि ताप से बनता है। तो वो अग्नि ताप से उसके मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आते हैं। जो हमने डिसाइड किया था उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, दैट इज वाई। एंड सेकेंड थिंग, फंगस भी बढ़ सकता है या फिर उसमें कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस आ सकते हैं। दैट इज व्हाई दे हैव डिसाइडेड कि हमें उसको ज्यादातर सनलाइट में नहीं एक्सपोज करना है। तो जैसे ऑलरेडी तेल को हमने पाक कर लिया है, काफी हीट दे ही दिया है, तो सनलाइट से इतना कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं, उतना फर्क नहीं, मैंने बताया ना आपको कि उतना फर्क नहीं पड़ेगा हमने कितनी देर के लिए रखा है। बट सनलाइट मीन्स विच सनलाइट? अगर कड़ी धूप है वहां पे हमने रख दिया तो ऑब्वियसली वो अफेक्ट करेगा, वो नहीं रहना चाहिए, कोई भी मेडिसिन नहीं रहनी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता रहा जी सर, धन्यवाद सर। हूँ। ओके, थैंक यू। सभी विद्यार्थियों से निवेदन के उनके कोट्स होंगे जो फ्रीली लिखते हैं। किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज। ओके, मैं वी कैन कंक्लूड देन। जी सर, धन्यवाद सर। दीप्तांतराग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्ण युक्त, ये जो स्नेह की प्रशस्ति बताई है, तो मेरे ख्याल से आज सभी विद्यार्थीगण और जो भी आज के लेक्चर के पार्टिसिपेंट है, तो अग्नि जो है ज्ञानाग्नि दीप्ति जरूर हो गई होगी। पराग सर ने बहुत ही अच्छी तरह से, जैसे सिंपलेस्ट मेथड टू टीच एंड इजीएस्ट मेथड टू लर्न, ऐसा ये लेक्चर रहा आज का। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के समापन के लिए मैं श्री प्रवीण जी को बुलाना चाहता था, लेकिन समय के अनुपलब्धि से वो हमें अभी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम का मैं समापन करता हूँ ये कह के कि जैसे स्नेह कल्पना आयुर्वेद में सबसे उच्चतम है, यानी उसके जो गुण है वो हम सभी, जैसे कुष्ठ जैसे दीर्घकालीन विकारों में लाभतर है, वैसे ही ये स्नेह कल्पना हमारे जो मानस विकार है या फिर मानस दोष होंगे उनका निरसन करके हम सभी लोगों में प्रेम संबंध भाव, जो स्नेह आलिंगन है ये बताया है, जो प्रेम संबंध हम सभी में रहे ये मनोकामना करते हैं। मैं आज के कार्यक्रम के लिए उपस्थित अपने व्याख्याता डॉक्टर पराग कुलकर्णी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विद्यार्थियों से हितगुज किया और अच्छी तरह से उनको ये स्नेह कल्पना के बारे में मार्गदर्शन किया। मैं आरोग्य भारती की तरफ से सभी जो विद्यार्थीगण हैं, जो गुरुजन हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनका भी आभारी हूँ कि वो शांति से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। और अंत में मैं आरोग्य भारती के सभी आयोजकों का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। आज के कार्यक्रम का हम समाप्ति अपने आरोग्य मंत्र शांति मंत्र से करेंगे। मेरी सभी से विनती है कि वो शांति से मंत्र सुने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सर, धन्यवाद।